गुड मॉर्निंग टू लोग। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट पढ़ा बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच है केमिस्ट्री जो क्लास 10th का है पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ये जिस प्रकाशन से मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकाशन का नाम है भारती भवन। आज की सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझिए कि आज के बाद आपको फिर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप किसी और को ज़रूर पढ़ा के चले आइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो आपके पास पहुँचे, आप उसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम लोग जाने तत्वों के बारे में। तत्व जो होता है, अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो कि ये धातु है और कुछ ऐसे हैं जो कि ये अधातु है। ठीक, कुछ ऐसे जो है इसको नाम बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। ठीक, तो अभी फ़िलहाल में हम लोग को उपधातु के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है धातु और अधातु के बारे में। जैसे हम लोग जानेंगे आज कि धातु और अधातु, कौन धातु कहलाता है, कौन अधातु कहलाता है, उसको भौतिक विधि से भी हम लोग पहचान सकते हैं और रासायनिक विधि से भी हम पहचान सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में हम लोग जान लें ये सोडियम क्या है, धातु है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, ये सिल्वर और आर्जेंटम जो होता है, औरम और आर्जेंटम, ये भी सब क्या होता है, ये धातु का ही एग्जाम्पल है। ठीक, अधातु में हो गया कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, ये अधातु कहलाएगा। ठीक है, तो आप कहिएगा जी आप कैसे आप जान गए, तो अभी जान जाइएगा किसको धातु बोलते हैं, किसको अधातु बोले। आज अभी हम लोग डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिलहाल में इतना ज़रूर जाने कि किसी भी देश का उन्नति प्रोग्रेस का पता उस देश में कितना धातु की खपत हो रही है उससे हम लोग कल्पना करके बताते हैं जी देश कितना प्रोग्रेसिव है। ठीक, तो उसको पहचानने के लिए पहले फर्स्ट में हम लोग भौतिक गुण यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग किसी धातु को पहचान सकते हैं कि ये धातु ही है। ठीक, किसी भी तत्व को पहचान सकते हैं ये धातु है कि अधातु है। कैसे? जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसके बाह्य कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इतना यदि रहता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, ये धातु है। क्या है, ये धातु है। जैसे सोडियम को हम एग्जाम्पल में लेते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो रहा है, तो हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि तत्व क्या है, ये धातु है। क्या है, ये तत्व धातु है। ठीक है, ये पहला गुण हो गया। दूसरा हो गया विद्युत धनात्मकता। क्या है? विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत धनात्मकता में क्या होता है, जब कोई भी धातु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रवृत्ति होता है, क्षमता होता है। जैसे वो कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो समझिए उस पर जो चार्ज होता है वो धन चार्ज आ जाता है। जैसे हम लोग सोडियम के ही चर्चा किए हैं
ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्याग करेगा तो इस पर ये धनायन में, सोडियम के धनायन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता बोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर में होता है, 3 नंबर में अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब यह होता है कि किसी भी तत्व को, किसी भी धातु को उसको पीट कर जिस शेप में हम लोग चाहें बनाना, उस शेप में हम लोग बना सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन धातु में ही है एक जिसका नाम है पारा, ठीक है। ये इसको हम लोग ये द्रव फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये आघात वर्धनीयता नहीं होता है, ये अब एक्सेप्शन में है, याद रखिएगा। 4 नंबर में है तन्यता। जितने भी धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, तन्य होते हैं। क्या होती है, तन्य होती है। उसको हम लोग खींच कर उसको तार के रूप में यानी वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे अगर तन्य होता है तो सोना होता है। 1 ग्राम अगर सोना है तो उसमें से 2 किलोमीटर तक हम लोग तार बना सकते हैं। उससे तन्य होता है चांदी, उससे कम तन्य होता है चांदी। ये जो होता है 100 mg अगर चांदी अगर आता है तो 200 मीटर तक हम लोग तार इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर तन्य है तो सोना, और सबसे उससे कम होता है तो चांदी होता है। दूसरा बात यह है कि सभी धातुओं का अपना अपना अलग अलग तन्यता होता है, ठीक। कोई भी सब धातु एक जैसे तन्य नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर जो होता है, 5 नंबर होते हैं द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक तथा क्वथनांक। जितने भी धातु होते हैं केवल सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर ये सब का द्रवणांक और क्वथनांक का होता है हाई होता है, यानी उच्च होता है। सोडियम पोटेशियम का द्रवणांक का होता है निम्न होता है। और सबसे कम अगर किसी का अगर द्रवणांक और क्वथनांक होता है तो गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का द्रवणांक और क्वथनांक सबसे निम्न होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है कि कौन कौन से धातु है जिसका द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। एक्सेप्शन ही बार बार पूछ लिया जाता है। छठा जो है विद्युत ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता। जितने भी धातु होते हैं उसमें आसानी से विद्युत और ऊष्मा आ जा सकता है, यानी जो भी धातु होता है वो क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। उसमें भी जो सिल्वर जो होता है, चांदी जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। उसी में शीशा जो होता है, शीशा जो होता है, इसमें बहुत कम विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा। ये शीशा में
विद्युत और ऊष्मा बहुत नहीं के बराबर ही फ्लो कर पाता है। और चांदी जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है विद्युत और ऊष्मा का। ठीक, अगला जो है एक है जिस चमक। अगला जो है 7 नंबर में चमक। जितने भी धातुएं जो होती है उसका अपना अपना अलग अलग रंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, एल्युमिनियम जितने भी है ये सब का अलग अलग अपना खुद का रंग होता है, जिससे पहचान पाते हैं ये सोना है और ये चांदी है। ठीक है, अपवाद में जो तो आता है, जैसे हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट प्लस आयोडीन, ये जो होता है इसमें क्या होता है, चमक होता है। चमक होते हुए भी ये क्या होता है, ये विद्युत का, ये चमक होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, ये चमक होता है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। अधातु कहलाता है, क्या कहलाता है, ये अधातु कहलाता है। ठीक, लेकिन ये ग्रेफाइट जो होता है अधातु भी अधातु होता है, लेकिन इसमें आराम से इलेक्ट्रिक यानी विद्युत फ्लो कर जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, ग्रेफाइट में आराम से इलेक्ट्रिक फ्लो कर जाता है, ये क्या है, अधातु होते हुए भी। ठीक, अगला है हम लोग को 8 नंबर में कठोरता। क्या है, कठोरता। तो कोई भी जो धातु होते हैं क्या होते हैं, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, सोडियम प्लस पोटेशियम जो होता है, ये जो धातु होता है ये कठोर नहीं होता, ये मुलायम होता है। इसको हम लोग आराम से चाकू से इसको काट सकते हैं। इतना बात आप लोग को याद होना चाहिए। 9 नंबर जो होता है ध्वनि। क्या है, ध्वनि को हर एक धातु में को अगर किसी दूसरे धातु से अगर उसको एक दूसरे से टकराया जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, टन टन की आवाज़ें निकलती हैं, जिसको हम लोग धातुई ध्वनि बोलते हैं। ठीक, 10 नंबर में होता है क्या, भौतिक, भौतिक अवस्था। ठीक, तो भौतिक अवस्था से क्या तात्पर्य है, जो कोई भी धातु को किसी भी जगह पर रखिए, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में, यानी ठोस है तो ठोस में रहेगा। केवल किसको छोड़कर, केवल पारा जिसको मरकरी के नाम से जानते हैं, इसको छोड़कर बाकी जितने भी धातु होते हैं वो ठोस ही अवस्था में रहेगा, चाहे कहीं पर रखिए। उसके बाद में 11 नंबर में जो आता है घनत्व। क्या आता है, घनत्व। हर एक धातु का अपना अपना अलग अलग घनत्व होता है। ठीक, केवल कुछ ऐसे जो धातुएं होती है जिसको हल्की धातुएं के नाम से जाना जाता है, उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ये धातुएं जो क्या होती है, इसका जो डेंसिटी होते हैं बहुत लो होता है, यानी हल्की होती है, जिसके चलते इसको क्या बोलते हैं, हल्की धातुओं के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हम लोग को क्या, भौतिक गुण। ये भौतिक गुण से हम लोग पहचान पाएंगे कि कोई भी धातु, कोई भी तत्व धातु है कि अधातु है। अब हम लोग इसी का हम लोग जानने जा रहे हैं रासायनिक गुण। ये रासायनिक तरीका से हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि ये धातु है कि ये अधातु है। ठीक, यहाँ तक जो भी मैं पढ़ाया हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ में
आ गया होगा, क्योंकि ये कोई खास ये चीज़ नहीं है, इतना लंदा फंदा वाला चीज़ नहीं है जो कि समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, जो कीजिए देखिए। अगला देखिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण से यह तात्पर्य है कि रासायनिक तरीका से हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये धातु है कि अधातु है। कोई भी धातु है, जैसे सोडियम के ले लो, ऑक्सीजन से जैसे हम लोग अब क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, किसी भी धातु को जैसे हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक, जो धातु का जो ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है? भास्मिक होता है। ये जो कैसा होगा? ये भास्मिक होगा। किसी भी धातु का जो ऑक्साइड होता है कैसा होता है? ये भास्मिक होता है। बात आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे जो ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलकर वो क्या कर देता है? क्षार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे Na2O, जैसे ये जल में घुलेगा तो क्या दे देगा? NaOH दे देगा। क्या दे देगा? NaOH। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं जो कि ये भास्मिक और ये क्षार है। क्या है? ये क्षार है। ठीक है, कुछ ऐसे धातु है जो क्षार और भस्म क्या है? कुछ ऐसे जो धातु है, कुछ ऐसे जो धातु है जो अम्ल प्लस भस्म ये दोनों गुण रखते हैं। क्या रखते हैं? दोनों गुण रखते हैं, जिसके चलते इसको द्विधर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विधर्मी गुण। वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों का गुण रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विधर्मी गुण बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि ये सोडियम प्लस पोटेशियम जो होता है काफ़ी क्रियाशील होता है। अगर खुली हवाओं में, खुली वातावरण में उसको छोड़ दिया जाए तो स्वतः ये बहुत जल्द ही, शीघ्र ही अभिक्रिया करके ये जलना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते इसको हर हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। केरोसिन तेल के अंदर इसको रखा जाता है। ये केरोसिन तेल से सोडियम और पोटेशियम जो होता है किसी कीमत में अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील ये होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो होता है ये उच्च ताप पर भी ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किसी कीमत में नहीं करता है। जो सिल्वर और गोल्ड जो होता है उच्च ताप देने के बावजूद भी ये ऑक्सीजन से किसी कीमत में अभिक्रिया नहीं करती है। यह आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन से कौन कौन से धातु जो होते हैं किस हिसाब से अभिक्रिया करती है उसके क्रियाशीलता श्रेणी हम लोग जानते हैं। सोडियम जो होते हैं सबसे क्रियाशील होता है, उसके बाद से मैग्नीशियम, उसके बाद से जिंक, उसके बाद से कॉपर, इससे कम कौन होता है? अर्जेंटम, इससे कम औरम। ठीक, ये जो धातु है
जो कि ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करती है। इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रिया अगर करती है तो सोडियम करती है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम कॉपर, उससे कम अर्जेंटम, उससे कम औरम। ठीक है, ये जो धातु है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। अब हम लोग को अगला जानना है रासायनिक गुण में जल के साथ में अभिक्रिया। अभी हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखे हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ के, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि जो ठंडे जलों से अभिक्रिया करती है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि गरम जल से अभिक्रिया करती है। ठीक है, कुछ ऐसे धातु होती है जो कि ठंडे जल से अभिक्रिया करे, कुछ ऐसे धातु है जो कि गर्म जल यानी भाप से अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम ले लिया जाए, सोडियम जन होती है ये ठंडे जलों से अभिक्रिया करके, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस ये क्या करती है, ये मुक्त करती है। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जोन है सोडियम जोन है, कुछ ऐसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ठंडे जलों से अभिक्रिया कर कर के ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर लेती है। लेकिन कुछ उसी में कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि ठंडे जलों से अभिक्रिया नहीं करती है। उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, गर्म यानी भाप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैग्नीशियम को अगर हम लोग ठंडा जल से अगर अभिक्रिया कराए तो किसी कीमत में नहीं अभिक्रिया कर सकते, तो उसके लिए गर्म जल से अभिक्रिया कराना पड़ता है, MgO। ठीक है, अब प्लस हाइड्रोजन गैस ये क्या करेगा, ये मुक्त करेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोई धातु जल से कैसे अभिक्रिया करती है, कौन ऐसे धातु जो कि जल से अभिक्रिया करती है, कौन से ऐसे धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, कौन ऐसे धातु है जो कि गर्म जल से अभिक्रिया करती है। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि ये किसी भी जल ठंडा हो या गर्म हो, किसी भी जल से वो अभिक्रिया नहीं करता है, उसको जाने हम लोग। जैसे कॉपर हो गया, क्या हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया। ठीक, मरकरी हो गया, मरकरी हो गया। ठीक, ये पारा मरकरी तो हो गया। उस टीन, ये जो धातु जो होती है ना, ये किसी भी जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जान लें इसी लगे हाथे कि कोई भी धातु जो धातु जो अभी हम लोग पढ़े हैं, कौन सा धातु है जो कि जल से ज़्यादा अभिक्रिया करती है। तो सबसे ज़्यादा अगर अभिक्रिया करती है तो सबसे ज़्यादा सोडियम, इससे ज़्यादा मैग्नीशियम, सॉरी इससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, इससे कम लोहा, इससे कम आपका कॉपर। ठीक है, ये जो धातु जन होती है ये जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम लोहा, उससे कम क्या, कॉपर। ये जो धातु जो है
जल से अभिक्रिया करती है। तो ये भी आप लोग को क्रियाशीलता श्रेणी याद रखना है, ठीक है। अम्ल के साथ में अभिक्रिया, अब अगला पढ़ना है हम लोग को अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ में अभिक्रिया के मतलब क्या हुआ, कोई भी जो धातु है, जैसे सोडियम धातु है, HCl से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का किया, मुक्त किया। तो कोई भी धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराया जाता है तो हर एक कंडीशन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए कि किसी भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराया जाएगा धातु से तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन इसमें भी है कि कुछ ऐसे धातु है जो कि अम्ल से तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे सोडियम जो है अम्ल के साथ में तेज़ी से अभिक्रिया करती है, लेकिन अगर बाकी जितने भी तत्व है अम्ल के साथ में धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, लेकिन हर एक कंडीशन में उसको हाइड्रोजन गैस मुक्त करना ही करना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते, कुछ ही धातु है जो कि अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है, जैसे में सोडियम हो गया। सोडियम सबसे ज़्यादा अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा, उसके बाद से मैग्नीशियम उससे कम करता है, ठीक है। उससे कम क्या करता है, एल्युमिनियम, ठीक। इससे कम कर लेता है हम लोग को जिंक, ठीक। इतना ही धातु जो है जो कि क्या करती है, अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर पाती है ना। तो बाकी अगर कह दिया जाए जो कॉपर को अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने के लिए तो किसी प्रकार की अभिक्रिया ये कॉपर नहीं करता है, तो याद होना है आप लोग को चाहिए, ठीक है। लेकिन अगला हम लोग को टॉपिक है ये धातु के अन्य धातुओं के साथ लवण के अभिक्रिया, ठीक है। एक इसका क्या होता है, ठीक। तो कोई भी अम्ल धातु है किसी अन्य धातु के साथ लवणों का अभिक्रिया कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जाने। जैसे जिंक हो गया, जिंक को कॉपर सल्फेट से जैसे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ये हम लोग को कहीं ना कहीं ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील जो धातु होते हैं अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जो ज़्यादा क्रियाशील जो धातु होती है अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये रहा हम लोग को क्या, ये रासायनिक गुण किसका, धातु के, ठीक है। अभी उसी समय से हम लोग शुरू से ही हम लोग क्रियाशीलता के बारे में हम लोग जान रहे हैं। एक इसका सारणी आता है, उसको हम लोग देख लें ये कौन कौन से ऐसे धातु है तो किससे किससे अभिक्रिया कर कर के क्या क्या बनाता है। अभी जो भी हम लोग पढ़े हैं रासायनिक गुण में वो सब गुण थोड़े ही समय में हम लोग पूरा अच्छा से जान लेंगे कि कौन कौन से धातु कैसे कैसे अभिक्रिया कर पाती है, ठीक है। जैसे में एक हो गया पोटेशियम, उसके बाद से होता है बेरियम, उसके बाद से होता है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, लोहा, स्कैंडियम,
कोबाल्ट, निकेल, टीन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्राजाइरम, अर्जेंटम, प्लाटिनम, औरम। ठीक, ये जो होता है ये जल के साथ तीव्र अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक लोहा तक जल के साथ मंद अभिक्रिया। ठीक, एक कॉपर से लेकर औरम तक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। ये मैग्नीशियम से लेकर प्लम्बम तक अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त। अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त। तो देखिए ये हम लोग का है क्या क्रियाशीलता श्रेणी। तो ये हो गया पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, ये हो गया हम लोग को क्या क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, कैंडियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन हो गया, प्लम्बम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्राजाइरम हो गया, अर्जेंटम हो गया, प्लाटिनम हो गया और औरम हो गया। ये जो धातु होती है क्रियाशीलता श्रेणी में आती है, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो जाती है पोटेशियम से लेकर सोडियम तक, ये हाइड्रोजन ये जल के साथ अति तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेता है। क्या होता है? अति तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन वहीं मैग्नीशियम से लेकर लोहा तक ये जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया ये करती है। ठीक, ये कॉपर से लेके औरम तक किसी प्रकार के ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, और इधर जो है मैग्नीशियम से लेकर प्लम्बम तक ये अम्ल के साथ में धीरे धीरे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन वहीं पोटेशियम से लेकर सोडियम तक ये धातु होते हैं अम्ल से तेज़ी से अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये अभी तक जितने भी हम लोग धातु के बारे में पढ़े हैं रासायनिक गुण, वो सब का ये क्या है? ये निचोड़ है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर इतने भी आप लोग ये अगर याद रखते हैं तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटने नहीं जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें।